गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स relating to the golden rule of interpretation. First among which is रामजी मिसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार which was of the year 1962. अब इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पर एपेलेंट और उसका भाई, यहाँ पर ये दो लोगों ने एक किसी थर्ड पर्सन को असॉल्ट किया और वो थर्ड पर्सन ड्यू टू दिस असॉल्ट हैज सफर्ड सम ग्रीवियस इंजरीज। तो इस एक्शन के लिए एपेलेंट और उसके भाई को चार्ज किया गया आईपीसी के सेक्शंस 307, 326 एंड 324। तो आपके एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ। 307 इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 is voluntarily causing grievous hurt and 324 is voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means. And it was also found that इस केस के अंदर जो जिन दो लोगों ने असॉल्ट किया था उसमें से जो यंगर ब्रदर था, that particular person had no intention to cause hurt and hence he was charged under section 324. जैसे कि प्रीवियसली हमने बात की कि यहाँ पर कंटेंट ये किया गया था कि जो यंगर ब्रदर हैं, चूँकि उनका इंटेंशन नहीं था इसलिए उनके ऊपर सेक्शन 324 का क्लॉज लगाया गया आईपीसी का। और यहाँ पर कंटेंट ये किया गया कि जो यंगर ब्रदर हैं उनकी एज इज़ अंडर 21 एंड अकॉर्डिंगली चूँकि उनकी एज अंडर 21 ऑफ ईयर्स ऑफ एज है तो उनके ऊपर सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का एग्जेम्पशन अप्लाई करना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर केस हैड दिस इशू कि यहाँ पर जो यंगर ब्रदर की एज काउंट की जा रही है वो एज कब से डिटर्मिन की जाए, क्या वो एज डिटर्मिनेशन डेट ऑफ ऑफेंस से किया जाए या फिर उस डेट से किया जाए जिस दिन उनको गिल्टी वर्डिक्ट किया जा रहा है। सो इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को लगाते हुए सेंटेंस पर्टिकुलर प्रोविजन को मॉडिफाई किया और उसके अंदर एप्लीकेबल किया, ये इंक्लूड किया कि जो भी एज डिटर्मिनेशन होगी सेक्शन 6 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस होगी एंड हेंस सेक्शन 6 was applicable to the younger brother. The next case was State of Madhya Pradesh versus Azad Bharat Financial Company. This case was of year 1967. इस केस के अंदर the facts were such: there was a transport vehicle which belonged to the defendant and it was basically carrying the parcel of apples or the crate of apples. But when it happened that it was being checked on the check post, the parcels which ought to contain the apples, they were also containing opium. तो ओपियम पाए जाने के बेसिस पे ही उस व्हीकल को कॉन्फिस्केट कर लिया गया अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ओपियम एक्ट 1870 विच सेज that vehicles transporting contraband articles shall be confiscated. But the very important fact here was that the transport company to which that particular vehicle belonged, it contended that it had no knowledge of the opium present in their transport vehicle. तो यहाँ पर issue क्या create होगा कि whether the magistrate was bound by the words of section 11 of the opium act 1878 to confiscate the vehicle. तो जजमेंट के अंदर यहाँ पर ये बोला गया कि it would be unjust to confiscate the truck if the person had no knowledge of the opium being carried on it, and the words of section 11 of the opium act 1878 which included shall be confiscated should be interpreted as may be confiscated as per the circumstances. तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो ऑब्लिगेशन थी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ओपियम एक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर कि उसे कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल्स को कैरी करने वाले किसी भी व्हीकल को सीज कर लेना है, उसको रिमूव कर दिया गया यूजिंग गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस इन पिक्चर इज ली वर्सेस नैप, दैट वाज आल्सो ऑफ ईयर 1967। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो डिफेंडेंट थे वो ड्राइव अराउंड कर रहे थे अराउंड द ब्लॉक इन विच कंपनीज ऑफिस स्टूड। Now the question which should come into your mind is that why that particular
person was driving a vehicle into the company's premises. So basically he was driving that vehicle with the purpose to demonstrate to the van driver that the new vehicle was very easy to drive, and during that demonstration the van got into an accident with the parked vehicle. So as per section 77 or clause 1 of the Road Traffic Act 1960, there's a requirement that if any accident happens, the driver needs to stop and give his information and his car's identification marks, and अगर एक्सीडेंट से डैमेज हुआ है तो ये सारी चीज़ें करना उसको रिक्वायर्ड है. बट देन what happened due to the act of the defendant, because he did not stop as per the requirement and he did not provide for the details under section 77, the issue actually was whether the meaning of the word stop included stopping for a reasonable period of time. So Supreme Court again here applied the golden rule of interpretation, and it expanded the meaning stop to include stop so that you can also search the victim and also inform about the accident, and hence the defendant was made liable under section 77 of the Road Traffic Act. The next important case law in picture is the Teerath Singh versus Bachittar Singh, that was of year 1955. यहाँ पर केस के अंदर जो issue है, it was with regard to issuing of the notice under section 99 of the Representation of People's Act 1951 with regard to corrupt practices involved in the election. So as per the rule, the notice shall be issued to all those persons who are party to the election petition and who are also non-party to the election petition. So Teerath Singh in the present case contended that no such notice was issued, as notices were issued only to non-parties, and therefore he challenged that particular petition to be invalid. तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर हेल्ड ये किया कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इवन इफ आई गिव यू इंफॉर्मेशन ट्वाइस अबाउट द सेम फैक्ट इट वुड रिमेन द सेम, एंड सिंस you itself is the party of the petition, so how does it even matter that the notice has not been served on you? And the reasoning behind this holding was that party of the petition would already be having the notice regarding the petition, and hence by applying golden rule of interpretation to section 99 of People's of Representation Act, 99 of Representation of People's Act, notice जो होगी election petition की, that would be required to be served only against non-parties. So the next important case law under the golden rule of interpretation is Noakes versus Doncaster Amalgamated Collieries Limited, and the case was of year 1940. इस केस के अंदर the facts are such that section 154 of the Companies Act 1929 provided that the machinery for the transfer of an old company to a new company, it would mean that transferring all the properties, rights, liabilities, duties of the former company to the new company. Let's talk about certain important facts of this case. यहाँ पर एक contract of service exist कर रहा था between the appellant and the old company, and the appellant was named as Noakes. So what happened that even after the acquisition of the old company by the respondent, such transfer was done, जो भी वहाँ पर mention किए गए अभी तुरंत under section 154 of the Companies Act. But then the appellant, that is the Noakes, continued to work without the knowledge of this acquisition, and when the appellant यानी कि Noakes जब आप खुद absent होते हैं कुछ दिनों के लिए अपने काम से, he was made liable under section 4 of the Employer and Workman Act 1875. तो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के अंदर रिस्पोंडेंट ने ये क्लेम किया कि ट्रांसफर जो अभी हमने सेक्शन 154 के अंदर देखा, दैट वुड इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड which it would come under the transfer of property. So the whole issue was actually whether the transfer of the property includes the contract of service that existed between the employee and the old company or not. तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो भी अपनी होल्डिंग दी वो ये थी कि जो बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं एंटर्ड इनटू द बाय एम्प्लॉय एंड द फॉर्मर कंपनी,
cannot be transferred without informing and obtaining consent of the employee. So what is important? That the notice of amalgamation need to be served on the appellant. That was the very important essential. सो नाउ यहाँ पर जो जुडिशरी थी उसने गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का एप्लीकेबिलिटी किया और यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी टर्म की मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट किया. रेस्ट्रिक्ट कैसे किया? हमने जब वेज ऑफ यूसेज ऑफ गोल्डन रूल पढ़ा था तो हमने नैरो और ब्रॉडर पढ़ा था. तो यहाँ पर हमने नैरो यूसेज क्या देखा था? जहाँ पर एक शब्द के कई सारे मीनिंग अवेलेबल हैं तो उसमें से जुडिशरी क्या करेगी? उसका मीनिंग रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, एक्सपैंड भी कर सकती है. तो यहाँ पर उन्होंने गोल्डन रूल का यूसेज किया और यहाँ पर प्रॉपर्टी टर्म की मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट किया और यहाँ पर उन्होंने ये होल्ड किया कि बिना एम्प्लॉय की कंसेंट के और बिना उसकी नॉलेज के आप उसे ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं. The next important case was Fitzpatrick versus Sterling Housing Association Limited. The case was of year 1999. इस केस के जो फैक्ट्स थे वो कुछ ऐसे थे कि जो क्लेमेंट है इस केस के अंदर, इनका लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेबल होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था डिसीज्ड व्यक्ति के साथ. और डिसीज्ड व्यक्ति जो यहाँ पर है वो ओरिजिनल टेनेंट है फ्लैट का. अब यहाँ पर जो क्लेमेंट है उन्होंने उस अपने होमोसेक्सुअल पार्टनर के मरने के बाद उस फ्लैट की टेनेंसी को स्टैट्यूटरली क्लेम किया एज द स्पाउस ऑफ द डिसीज. तो यहाँ पर इश्यू ये अराइज हुआ कि वेदर अ होमोसेक्सुअल पार्टनर इज एलिजिबल टू गेट अ स्टैट्यूटरी टेनेंसी ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ स्पाउस इन हेटेरोसेक्सुअल मैरिज. तो कोर्ट ने यहाँ होल्ड ये किया कि क्लेम कुड नॉट बी मेड एज अ स्पाउस बट एज इट डज नॉट इंक्लूड होमोसेक्सुअल्स. But the meaning of the word family could be extended in this particular case to include same-sex partners. Hence, the appeal was allowed. So, these are all the important and landmark judgments under the Golden Rule of Interpretation. Hope this video lecture would be helpful for all of you to understand the Golden Rule of Interpretation in a better way. Thank you so much.